इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नॉर्थ सेट में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। मूव करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में, जिसमें आता है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में HbA1c नॉर्मल वैल्यू, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली जो अ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रेंज दैट इंडिकेट्स गुड ब्लड शुगर कंट्रोल। ठीक है, HbA1c का क्या रोल होता है यहाँ पे मेंशन है, आप इसे देख सकते हो। दूसरा क्या पूछा गया है, स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन पूछा गया है आपसे। ठीक है, DKA वर्स HHS यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, इसके बारे में पूछा गया है। साथ में इंसुलिन के टाइप और फूड केयर, इन सब के बारे में भी पूछा गया है। इंसुलिन के टाइप्स कितने होते हैं, रैपिड, शॉर्ट और इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेना और जो ड्रग्स हैं उनके नेम याद कर लेना। साथ में फूड केयर कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट पूछा गया है। उसके बाद थायराइड डिसऑर्डर में आता है हमारा जनरल प्लस ग्रेव प्लस हाइपरथायराइडिज्म, TSH, T3, T4, इन तीनों का रिलेशनशिप पूछा गया है। साथ में रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रिकॉशन। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया 15x15 रूल पूछा गया है। तो बेसिकली 15x15 रूल क्या है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया वेयर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कंज्यूम। ठीक है, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कितने टाइम के लिए, उसके बाद 15 मिनट्स बाद ब्लड ग्लूकोज को रीचेक किया जाता है, उसे बोलते हैं 15/15 रूल। और किसमें हम चेक करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है, उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट, जिसमें आएगा हमारा TSH, HbA1c, OGTT। ये कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो कि यूज होते हैं टू डायग्नोस एंड मॉनिटर इंडोक्राइन कंडीशन। OGTT रेफर्स टू ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद है हमारा कॉर्टिसोल स्टिमुलेशन टेस्ट, अ टेस्ट टू इवेलुएट एड्रेनल ग्लैंड फंक्शन। ठीक है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेशन टेस्ट क्यों करते हैं, बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए। नेक्स्ट है नॉर्मल लैब वैल्यू बेस्ड MCQs पूछे गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यूज़ याद कर लेना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की याद कर लेना। साथ में BUN भी पूछ लेता है आपसे। तो आप डायग्नोस्टिक ये नॉर्मल लैब वैल्यूज़ देख लेना एक बारी। उसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम से पूछा गया हमारा अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंस इन टोन, रिफ्लेक्सेस, एट्रोफी, इन सब के बारे में पूछा गया। अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस क्लिनिकल साइंस डिफर बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। एग्जाम्पल हो गया UMN, डेट इज़ अपर मोटर की बात करें तो स्पेसिटिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। LMN में आ जाएगा हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस एंड फैसिकुलेशंस। ठीक है, अगर टाइप ऑफ स्ट्रोक की बात करें तो NIH स्ट्रोक स्केल बेसिस पूछा गया है। बेसिकली क्या है ये, नोइंग द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल यूज टू असेस स्ट्रोक सिवियरिटी। तो बेसिकली NIH स्ट्रोक स्केल यूज़ ही हो रहा है किसके लिए, टू असेस स्ट्रोक सिवियरिटी। नेक्स्ट पार्किंसन डिजीज़ से पूछा गया है ट्रायड के बारे में। क्या है वो, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड ट्रेमर। ठीक है, ये 3 जो क्लासिकल मोटर सिम्टम हैं इनको आप याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्थ सेट में। तो क्या है वो हमारा ट्रायड में, रिजिडिटी, RBT, डेट इज़ रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड ट्रेमर। नेक्स्ट है ICP से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ICP में क्या आएगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हमसे पूछा गया है। अर्ली साइन, तो अर्ली साइन में आ जाएगा आपका रेस्टलेसनेस, डिक्रीज LOC, इनिशियल इंडिकेशन ऑफ राइजिंग ICP। अगर इनिशियल इंडिकेशन पूछ रहा है देन आप क्या डालोगे कि वो रेस्टलेसनेस है और क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, LOC डिक्रीज होगा। उसके बाद लेट साइन की बात करें तो लेट साइन में आपको देखने को मिलेगा कुशिंग ट्रायड। तो कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग ट्रायड, ये डिफरेंट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
तो कुशिंग ट्रायड में क्या है, बेसिकली क्लासिक सेट ऑफ साइन इंडिकेटिंग सीवियर ICP, जिसमें आएगा हमारा ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ठीक है, उसमें पल्स प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वाइड हो जाए एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये सारे हैं लेट साइन, यानी कि कुशिंग ट्रायड में जो देखने को मिलेगा। कुशिंग ट्रायड किसका साइन है, लेट साइन है किसका, ICP का, इंक्रीज ICP का, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो हेड ऑफ बेड एलिवेट करेंगे, मैनिटोल लगाएंगे, ठीक है। इंक्रीज ICP के केस में आप क्या देते हो पेशेंट को, मैनिटोल दोगे, ठीक है, और साथ में जो हेड है वो भी एलिवेट करोगे बेड का। उसके बाद स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन की बात करें तो वो होगा हमारा एलिवेटिंग द हेड ऑफ बेड एंड एडमिनिस्ट्रिंग मैनिटोल। उसके बाद मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो मेनिंजाइटिस में साइन पूछे गए तो कौन कौन से साइन होते हैं। मेनिंजाइटिस में आपको कर्निक साइन और ब्रुडज़िनकी साइंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा और आपको फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द स्पेसिफिक फिजिकल एग्जामिनेशन साइन इंडिकेटेड ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। उसके बाद CSF फाइंडिंग पूछा जाएगा, बैक्टीरियल वर्स वायरल, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ CSF एनालिसिस डिफर इन बैक्टीरियल वर्सेस मेनिंजाइटिस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपसे सेल काउंट, प्रोटीन, ग्लूकोज लेवल, इनके लेवल पर डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा ABG एनालिसिस मोस्ट कॉमन है भाई, एक ना एक ABG आती ही आती है। नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद करनी है, pH कितना होता है, PaCO2 कितना होता है। pH होता है हमारा 7.35 to 7.45, ठीक है। ऐसे ही PaCO2 की वैल्यू याद कर लो 35 to 45, HCO3 की याद कर लो 21 to 28, और कहीं कहीं पे 18 से भी स्टार्ट होता है, तो वैल्यूज़ देख के जाना। उसके बाद द स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंजेस फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस कंपोनेंट्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी बस मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस आपको इंटरप्रिटेशन करना है। बेसिकली वैल्यूज़ दी होंगी, pH दिया होगा, PaCO2 दिया होगा और साथ में दिया होगा HCO3। इन तीनों के बेसिस पे आपको जज करना है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने वहाँ पे आपको बता रखा है कि आप कैसे ABG एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है कंपनसेशन रूल, ठीक है। अब इसमें एसिड बेस बैलेंस, बेसिकली आपको ABG एनालिसिस में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कंपनसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ ARDS में आएगा हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, PaO2 FiO2 रेशियो पूछा जाएगा आपसे, आपको ये याद करके जाना है। और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो PaO2 FiO2 रेशियो। अस्थमा की बात करें तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिकली पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है, मेजरमेंट यूज टू एसेस एयर फ्लो लिमिटेशन एंड मॉनिटर अस्थमा कंट्रोल। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर पीप के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे आपको देना है, ARDS में, हाइपोक्सिया में, कंडीशन वेयर पीप इज़ यूज टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। बेसिकली पीप का आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे आपको ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ठीक है। आपने बता दिया, इंडिकेशन तो बता दिया कि ARDS इन सब में देना है, बट कहाँ नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया जैसे न्यूमोथेरिक्स, ठीक है, यहाँ पे अवॉइड किया जाता है क्योंकि पोटेंशियल रिस्क होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूछा जाता है अरिथमियाज, ठीक है, ECG, एफिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और हार्ट ब्लॉक, ये इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपको बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया होगा, इस तरीके से बनी होंगी, आपको फाइंड आउट करना है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ना। तो आपको नॉर्मल, हाँ, आपको बताना होगा कि आर्टरियल फिब्रिलेशन तो नहीं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो नहीं, या फिर हार्ट ब्लॉक तो नहीं। तो बहुत सारी कंडीशन होंगी, आप पिक्चर्स देख लेना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, और इस पर मैं जल्द ही वीडियो भी बनाऊंगी जिससे आप मेरी वीडियो भी देख के सीख सकते हो।
उसके बाद BLS एंड ACLS के बारे में पूछा जाता है। एडल्ट CPR रेशियो दैट इज़ 30:2, ठीक है। कितना दिया जाता है, 100 दिया जाता है। कंप्रेशन ऐसे भी पूछा गया है कि कितने कंप्रेशन देंगे एडल्ट में, तो इट इज़ 100, ठीक है। अगर उसके बाद आता है AED यूज़ अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन एंड इंडिकेशन फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ रेट पूछा जाएगा आपसे। शॉकेबल बस नॉन शॉकेबल रिदम्स। CPR आपसे बेसिकली एडल्ट और चाइल्ड दोनों का ही पूछा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद MI से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट MI से रिलेटेड आता है एंजाइम मार्कर। आपके पास ये 2 ऑप्शन में होंगे, तो सबसे पहले आप इसके साथ जाओगे, सेकंड ऑप्शन आप प्रायोरिटी आप इसको दोगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है और सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन आई, ये ट्रॉप टी होगा या फिर ट्रोपोनिन आई होगा, आपको इस पहले ट्रोपोनिन पे लगाना है। उसके बाद आता है हमारा CKMB। तो ये दोनों ही हमारे कार्डियक का एंजाइम मार्कर हैं, जो कि MI के केस में यूज़ होते हैं। ECG चेंजेस की बात आएगी। ECG चेंजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा MI के केस में, डेट इज़ ST एलिवेशन, ठीक है। तो अगर ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है तो क्या बताता है वो, इंडिकेटिव ऑफ MI, यानी कि इस पेशेंट को क्या है, MI है। मोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ठीक है। मोना बेसिकली मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्प्रिन, इस तरीके से देंगे। सोनम मोना है ना, तो हम MI में क्या यूज़ करेंगे, मोना प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है डिफिब्रिलेटर वर्स कार्डियो वर्जन, जिसमें जूल क्या है, सिंक्रोनाइज वर्स अनसिंक्रोनाइज्ड। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी लेवल्स एंड सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन। तो डिफिब्रिलेटर के बारे में भी पूछा जाएगा, इसको भी पढ़ के जाना। फिर आता है हमारा हेमाटोलॉजिकल की बात करें तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगा। इसमें आप लैब वैल्यूज़ देख लेना, जिस HB डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब नॉर्मल वैल्यू देख लेना HB की कितनी होती है, फेरेटिन, सीरम, इन सब की, ठीक है। तो बेसिकली डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड सीरम फेरेटिन लेवल आर इंडिकेटेड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब क्या लैब वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लो HB और साथ में सीरम फेरेटिन दोनों ही क्या होंगे, लो होंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अनीमिया। कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद आयरन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिकॉशन बहुत ही आता है। Z-ड्रैग मेथड पूछा जाएगा, आयरन कैसे लगाओगे, Z-ड्रैग मेथड से लगाओगे। ये भी पूछा जाता है कि Z-ड्रैग मेथड से क्यों लगाते हो, ताकि जो हमारा इंजेक्शन हमने दिया है वो बाहर ना आ सके, क्योंकि हम स्पेसिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं आयरन इंजेक्शन में, वो है Z-ड्रैग, ठीक है। ओरल आयरन बेसिकली एम्प्टी स्टमक देते हैं टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन एंड मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आयरन के साथ हम ऐसा क्या दें कि उसका क्या बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाए। तो हम क्या देते हैं, बेसिकली विटामिन C देते हैं, ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बात करते हैं हम ल्यूकीमिया की। तो ल्यूकीमिया में आता है हमारा ब्लास्ट सेल स्मीयर, द प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर ब्लास्ट सेल इन बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकीमिया। तो बेसिकली ल्यूकीमिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आपको ब्लास्ट सेल किस में देखने को मिल रहा है, स्मीयर में देखने को मिल रहा है, दैन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, देन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकीमिया। TNM क्लासिफिकेशन भी आपसे पूछा जाएगा, T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड इन्वॉल्वमेंट, M फॉर मेटास्टेसिस। तो आप ये पूरा इसका स्टेजिंग पढ़ के जाना कैंसर का, ठीक है। ये कैंसर के स्टेजिंग को ही TNM क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जिसमें कॉमन इम्बैलेंस हो गया हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख के जाना। तो बेसिकली आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया में साइन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ चुवेस्टिक साइन और ट्रोसोइस साइन करके है ना, तो आप उसको भी देख लेना, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद आता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस पे क्वेश्चन आया है। क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्लाउडी डाइसेलेट, एब्डोमिनल पेन एंड फीवर,
इंडिकेट इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। ठीक है, तो आपको इन्फेक्शंस के बारे में भी पढ़ना है, देख के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। तो आई में क्या है, इशिहारा चार्ट। बेसिकली इशिहारा चार्ट यूज़ होता है फॉर कलर ब्लाइंडनेस स्क्रीनिंग। ठीक है, टेस्ट इन्वॉल्विंग कलर डॉट प्लेट्स फॉर टू असेस फॉर रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी। तो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशिहारा चार्ट देखा जाता है, यानी जिसको रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी होती है, इससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि विच सी एन क्रेनियल नर्व इज़ असेस्ड। तो सी एन सेकेंड इट इज़ ऑप्टिक नर्व है ना, क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन कौन सी होती है, डेट इज़ सेकेंड विच इज़ ऑप्टिक नर्व। तो बेसिकली ये भी टेस्ट होता है। उसके बाद टोनोमेट्री किस लिए आप यूज़ कर रहे हो, आई के लिए यूज़ कर रहे हो है ना, क्या इसमें करते हो, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेज़र करते हो। तो प्राइमरी फंक्शन टोनोमेट्री का क्या है, मेज़र इंट्राओकुलर प्रेशर। नॉर्मल रेंज की बात करें तो आईओपी नॉर्मल कितना होता है, 10 to 21 mm ऑफ HG। इसको याद कर लो, एम्स में कई बार पूछा जा चुका है ये चीज़। बेसिकली जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें तो अच्छे से याद कर ही लो। उसके बाद आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, आईओपी इंक्रीज़ होगा, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लूकोमा का, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। पूछा जाता है कि ग्लूकोमा में आपको क्या देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, आईओपी इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है, सेंट्रल रहता है बट पेरिफेरल लॉस हो जाता है। ठीक है, मेडिकेशन टू अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक। तो बेसिकली कुछ मेडिकेशंस होते हैं लाइक एंटीकोलिनर्जिक, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, ग्लूकोमा को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकते हैं, तो इसीलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में स्नेलन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिकली विजुअल एक्विटी को एसेस करने के लिए स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम HIV एड्स पे। ठीक है, तो HIV एड्स बेसिकली एलाइसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए कि HIV इन्फेक्शन है या नहीं है। देन बात करते हैं CD4 काउंट की। तो अगर 200 सेल्स पर mm³ से कम है तो क्या है, बेसिकली इंक्रीज रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ एड्स, राइट। तो TB के केस में हम मॉन्टेक्स टेस्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम देखते हैं कि बेसिकली एक ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होता है, हम इसमें देखते हैं कि साइज़ जितना बड़ा होगा, फिर उसके बाद हम उसे स्केल से मेज़र करते हैं और पता लगाते हैं कि कितना ज़्यादा वो स्वेल हुआ है, और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को TB है या नहीं है। तो बेसिकली ट्यूबरक्लिन इंजेक्शन हम उसके हाथ में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेपेटाइटिस A, B एंड C की। तो इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ HBs, AG एंड anti-HB। बेसिकली दीज आर द सीरोलॉजिकल मार्कर फॉर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी। कोविड-19 में आपसे PPE पूछ लेगा, डॉनिंग एंड डॉफिंग का ऑर्डर पूछ लेगा, सीक्वेंस याद करके जाना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RT-PCR इसका गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये भी पूछा गया था। ठीक है, डेंगू में बेसिकली वार्निंग साइंस, हेमेटोक्रिट राइज और NS1 एंटीजन टेस्ट, ये सब चीज़ें आई थी। वार्निंग साइंस में आएगा डेंगू का ब्लीडिंग और प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है। ठीक है, उसके बाद हेमेटोक्रिट राइज में इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो इंडिकेट करेगा कि प्लाज्मा लीकेज इन सीवियर डेंगू। तो बेसिकली ये शो करेगा कि सीवियर डेंगू हो रखा है पेशेंट को। NS1 एंटीजन टेस्ट से बेसिकली हम पता लगा सकते हैं अर्ली डेंगू इन्फेक्शन, कि भाई कहीं इसको डेंगू का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं GIT पे। ठीक है, उसके बाद और भी हैं, हम वो बाद में करेंगे। अभी हम GIT और